नमस्कार दोस्तों, मेरा पिटारा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ननद भाभी की दिल छूने वाली कहानी सुनेंगे, जिसका शीर्षक है मैं हूँ ना। मेरी ननद पढ़ी लिखी और कमाऊ है। उनकी कदकाठी एवं नए नक्श भी अच्छे ही हैं, बस रंग ही सांवला है। आज लड़के वाले मेरी ननद को देखकर जा चुके थे। उनके चेहरों से हमेशा की तरह उनका जवाब ना ही देखने को मिला। ना में उत्तर मिलने पर सब यह सोचकर संतोष कर लेते कि जब भगवान चाहें तब ही रिश्ता तय हो जाएगा। लेकिन बेचारी दीदी मुरझा सी जाती हैं। इस जून में दीदी पूरी 30 साल की हो चुकी हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी त्यों त्यों रिश्ता मिलना और मुश्किल हो जाएगा। सोच सोचकर मेरे मम्मी पापा यानी मेरे सास ससुर को रात रात भर नींद नहीं आती। लेकिन किसी से भी ऐसे ही संबंध नहीं जोड़ा जा सकता ना। कम से कम मानसिक स्तर को तो मिलना चाहिए। सांवले रंग के कारण उसे किसी से भी शादी करके कुएं में तो नहीं धकेल सकते। सोचकर सास ससुर अपने मन को समझा लेते। दीदी से मेरे पति पंकज साल भर छोटे हैं, लेकिन जब दीदी का रिश्ता किसी तरह भी नहीं हो पा रहा था तो मेरे सास ससुर को बेटे पंकज की शादी करनी पड़ी। हमारी लव मैरिज है। मेरे परिवार वाले भी मेरे विवाह को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे थे। उन्होंने भी जोर दिया तो पंकज के मम्मी पापा को मानना पड़ा। मेरे पति पंकज अपनी दीदी को बहुत प्यार करते हैं। ऐसा होना ही था क्योंकि दीदी थी भी तो बहुत अच्छी, पढ़ी लिखी और इतनी ऊंची पोस्ट पर कि घर में सभी उनका बहुत सम्मान किया करते थे। मुझे पंकज ने विवाह के तुरंत बाद ही समझा दिया था कि मैं उन्हें कभी यह महसूस न होने दूं कि उनकी शादी नहीं हुई और वे इस घर पर बोझ हैं। उनके सम्मान को कभी भी ठेस नहीं पहुँचे। इसलिए कोई भी निर्णय लेते समय सबसे पहले दीदी से सलाह ली जाती। वे भी हम सब का बहुत ख्याल रखती थी। मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी थी, इसलिए उनसे मिलकर मुझे लगा जैसे मुझे बड़ी बहन मिल गई हो। एक बार पंकज ऑफिस के काम से टूर पर गए थे। काफ़ी रात हो चुकी थी। मेरे सास ससुर भी गहरी नींद में सो गए थे, लेकिन दीदी अभी तक ऑफिस से नहीं लौटी थी। मारे चिंता के मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक कार के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। मैंने खिड़की से देखा, दीदी कार से उतर रही थी। उनकी बगल में कोई पुरुष बैठा था, जो कि कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि हमेशा तो उन्हें छोड़ने ऑफिस की कैब आती थी। आज कैब के स्थान पर कार में उन्हें कौन छोड़ने आया है? मुझे जागता हुआ देखकर दीदी ने पूछा, सोई नहीं अभी तक? मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। आपके घर लौटने से पहले मुझे नींद कैसे आ सकती है दीदी? मैंने उनके चेहरे पर ध्यान से नज़र डालते हुए कहा, आपके लिए खाना लगा दूं? दीदी बोली, नहीं, आज ऑफिस में ही खा लिया था। अब तुम जाकर सो जाओ। दीदी से गुड नाइट कहा और मैं सोने चली गई। लेकिन मेरी आंखों में नींद कहाँ। मेरे दिमाग में अनेक विचार आने लगे। कोई तो बात है, पिछले कुछ दिनों से दीदी कुछ परेशान और खोई खोई सी रहती हैं। यदि ऑफिस की कोई समस्या होती तो वे घर में ज़रूर बताती। कुछ तो ऐसा है जो वे अपने भाई से भी नहीं साझा कर सकती। दीदी और पंकज का रिश्ता बहन भाई का कम और मित्र का अधिक है, और आज इतनी रात को देर से आना, वह भी किसी पुरुष के साथ, जरूर कुछ दाल में काला है। यदि दीदी इसी पुरुष से विवाह करना चाहती तो पूरा परिवार यह जानकर बहुत खुश होते। सब उनकी पसंद के किसी भी पुरुष को स्वीकार करने में जरा सी भी देर नहीं लगाएंगे। इतना तो
मैं भी अपने विवाह के बाद जान गई हूँ, लेकिन बात कुछ और ही लग रही है जिसे दीदी बता नहीं रही। लेकिन मैंने मन ही मन यह तय किया कि मैं इसकी तह में जाकर रहूँगी और फिर गहरी नींद में चली गई। सुबह 6 बजे जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा दीदी ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। मैंने कहा, क्या बात है दीदी, आज इतनी जल्दी तैयार हो गए? मेरी बात पूरी होने से पहले ही वे बोली, आज जल्दी जाना है, ज़रूरी मीटिंग है, देर हो रही है, मैं नाश्ता भी ऑफिस में ही कर लूँगी, बाय। मेरे कुछ बोलने से पहले ही वे घर से निकल गई। मैंने बाहर जाकर देखा तो वही गाड़ी थी जो रात को आई थी। मैं ड्राइवर को पहचान पाऊँ उससे पहले वह गाड़ी तेज़ी से निकल गई। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि दीदी किसी गलत आदमी के चंगुल में फंस गई है। हो न हो वह आदमी शादीशुदा है। मुझे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, लेकिन घर में किसी को बिना बताए, वरना दीदी को बहुत अपमानित महसूस होगा। रात को फिर वही व्यक्ति दीदी को छोड़ने आया। आज मैंने उसकी शक्ल की थोड़ी सी झलक देखी, क्योंकि मैं पहले से ही घात लगाए बैठी थी। मम्मी पापा ने जब उनसे देरी से आने का कारण पूछा तो बिना रुके अपने कमरे की ओर जाते हुए बोली, ऑफिस में मीटिंग थी, बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। ना जाने आजकल क्या हो गया है इस लड़की को, बिना खाए सो जाती है। छोड़ दे ऐसी नौकरी जिसमें ना खाने का होश हो ना सोने का। हमें नहीं चाहिए ऐसी नौकरी, मम्मी बड़बड़ाने लगी। तो मैंने उन्हें शांत कराया और कहा, चिंता मत करो, मैं दीदी को खाना उनके कमरे में ही दे दूंगी, आप निश्चिंत होकर सो जाएं। खाना लेकर मैं उनके कमरे में गई तो देखा वे फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने फ़ोन काट दिया। पहले तो खाना खाने को मना कर दिया, फिर मेरे बहुत अनुरोध करने पर उन्होंने थोड़ा सा खाया। खाना खाते हुए मैंने देखा वे मुझे आंखें चुराते हुए खाने को जैसे तैसे निगल रही थी। उनसे कुछ भी पूछना मुझे उचित नहीं लगा। पंकज अब अपना काम 8-10 दिन में ख़त्म कर लौटने वाले थे। अपनी सास से शॉपिंग का बहाना बनाकर मैं घर से सीधा दीदी के ऑफिस पहुंच गई। दीदी मुझे अचानक ऑफिस में आया देखकर घबरा गई कि ऐसी क्या बात है कि मुझे ऑफिस आना पड़ा। मैंने उनका चेहरा देखा, मन की बात समझ ली और कहा, अरे दीदी, मैं तो यहाँ कुछ काम से आई थी, सोचा आपसे मिलती चलूँ। आजकल आप घर में देर से आती हैं, इसलिए आपसे मिलना कहाँ हो पाता है। चलो ना दीदी, आज ऑफिस से छुट्टी ले लो, शॉपिंग करके घर चलते हैं। वे बोली, नहीं, बहुत काम है, बॉस छुट्टी नहीं देगा। मैंने कहा, पूछ कर तो देखो, शायद मिल जाए। ठीक है, कोशिश करती हूँ कहकर उन्होंने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर बॉस के केबिन में चली गई। दीदी को जल्दी जाने की इजाज़त मिल गई। उनका बॉस उन्हें बाहर तक छोड़ने आया। मुझे समझते देर न लगी कि यह तो वही आदमी है जो दीदी को छोड़ने आता है। मैंने कहा, वाह दीदी, बड़ी शान है आपकी, आपका बॉस आपको खुद बाहर तक छोड़ने आया। इस बात के लिए ऑफिस के सभी लोग तो आपसे चिढ़ते होंगे। दीदी कुछ नहीं बोली, बस फीकी सी स्माइल दे दी। दीदी को जल्दी आया देखकर मम्मी जी बहुत खुश हुई। रात को सब गहरी नींद में सो रहे थे कि अचानक दीदी के कमरे से उल्टियाँ करने की आवाज़ आने लगी। मैं जल्दी से उनके कमरे की तरफ भागी। वे कुर्सी पर निढाल सी पड़ी थी। मैंने उनके सर पर हाथ फिराते हुए कहा, क्या बात है दीदी, हमने तो ऐसा कुछ खाया नहीं कि आपको नुकसान करे, फिर आपको बदहजमी कैसे हो गई। फिर अचानक मेरा माथा ठनका।
कहीं दीदी। मैंने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर हिलाते हुए पूछा, दीदी कहीं आपका बॉस? सच बताओ दीदी, मुझसे कुछ मत छिपाइए। मेरा विश्वास करो, मैं किसी से नहीं बताऊंगी। मेरा प्यार और ऐसे शब्द सुनकर वे मुझसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी और हाँ में सिर हिलाने लगी। मैं चिंता में पड़ गई कि कहीं ऐसी स्थिति ना हो कि अबॉर्शन भी ना करवाया जा सके। मैंने कहा, दीदी आप बिल्कुल ना घबराएं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। आप सारी बात मुझे बताइए, ज़रूर उसने आपको धोखा दिया है। दीदी ने हिम्मत कर धीरे धीरे बताना शुरू किया। ये नए बॉस का कुछ समय पहले ही मेरे ऑफिस में ट्रांसफ़र हुआ था। आते ही उन्होंने मुझ में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और एक दिन बोले, उनकी पत्नी की मृत्यु 2 साल पहले हो गई है। उनको घर खाने को दौड़ता है। वे अकेलेपन से घबरा गए हैं। क्या मैं उनसे शादी कर उनके जीवन के खालीपन को भरना चाहूँगी? मैंने सोचा मुझे शादी तो करनी ही है, इसलिए मैंने उनके ऑफ़र को हामी भर दी और उनसे कहा कि वे घर आकर मेरे मम्मी पापा से मिल लें। उन्होंने कहा कि ठीक है, वे जल्दी ही घर आएंगे। मैं बहुत खुश हुई कि चलो मेरी शादी को लेकर घर में सब बहुत चिंतित हैं। उनसे मिलकर सब बहुत खुश होंगे। एक दिन बॉस ने मुझे अपने घर पर इनवाइट किया कि शादी से पहले मैं उनका घर देख लूं, जिसमें मुझे भविष्य में रहना है। वहां पहुंचकर उन्होंने मुझे जूस ऑफ़र किया। मैंने वह पी लिया और पीते ही बेहोश हो गई। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं उनकी बातों में आ गई और उनके साथ उनके घर चली गई। उन्होंने मेरा बलात्कार किया और धमकी भी दी कि यदि मैंने किसी को इस सब के बारे में बताया तो उनके कैमरे में मेरे ऐसे फ़ोटो हैं जिससे मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। होश में आने के बाद जब मैंने पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई तो मुझे यह समझने में ज़रा भी देर नहीं लगी कि वो शादीशुदा हैं। शायद उस समय उसकी पत्नी कहीं गई हुई होगी। मैंने बदनामी के डर से मुंह बंद कर रखा था। मैं तो लुट गई, अब मैं क्या करूं? कहकर वे फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उन्हें गले लगाकर कहा, दीदी आप चिंता मत करो, अब मैं देखती हूँ वह आपको ब्लैकमेल कैसे करता है। सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाकर अबॉर्शन की बात करते हैं। आप चिंता ना करें, वो डॉक्टर मेरी सहेली है। उसके बाद निपटेंगे आपके बॉस से। आप डर रही थी, वह इसी बात का फ़ायदा उठा रहा था। आपकी तो कोई गलती नहीं है, आप निश्चिंत होकर सो जाइए, मैं हूँ ना। आज मैं आपके साथ आपके कमरे में ही सो जाती हूँ। और फिर मैंने मन में सोचा कि अच्छा है, पंकज बाहर गए हैं और मम्मी पापा सो रहे थे। उनका कमरा दूर होने के कारण आवाज़ से उनकी नींद नहीं खुली। थोड़ी ही देर में हम दोनों गहरी नींद में सो गए। अगले दिन हम दोनों ननद भाभी मम्मी से किसी फ्रेंड के घर जाने का बहाना बनाकर डॉक्टर के पास जाने के लिए निकली। डॉक्टर चेकअप कर बोली, यदि 1 सप्ताह और निकल जाता तो अबॉर्शन करवाना खतरनाक हो जाता। आप सही समय पर आई हैं। मैंने इमोशनल होकर अपनी डॉक्टर फ्रेंड को गले से लगा लिया। वो बोली, पता है प्रिया, ऐसे कई केस रोज आते हैं मेरे पास। ये दरिंदे भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसा लेते हैं और वे बदनामी के डर से सब सहन करती रहती हैं। लेकिन तुम तो स्कूल के समय से ही बड़ी हिम्मत वाली रही हो। याद है सुमित, जिसने तुम्हें तंग करने की कोशिश की थी और तुमने प्रिंसिपल से शिकायत कर उसे स्कूल से ही निकलवा कर दम लिया। अरे वीना, तुम्हें अभी तक याद है? सच में वो भी क्या दिन थे। और फिर
दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। सुमन दीदी के चेहरे पर आज बहुत दिनों बाद मुस्कुराहट दिखाई दी। अबॉर्शन हो गया था। घर आकर मैं अपनी सास से बोली, मेरी फ्रेंड के घर दीदी को चक्कर आ गया था, इसलिए हम डॉक्टर के पास होकर आई हैं। चिंता की कोई बात नहीं, उन्होंने खून की कमी बताई है। खाने पीने का ध्यान रखें और 1 हफ्ते का बेड रेस्ट कहा है। सास ने दुखी मन से कहा, मैं तो कब से कह रही हूँ खाने का ध्यान रखा करो, लेकिन मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। 1 सप्ताह में दीदी भली चंगी हो गई। वे मुझे गले लगाकर बोली, तुम कितनी अच्छी हो भाभी, मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से छुटकारा दिला दिया। तुमने माँ से भी बढ़कर मेरा ध्यान रखा है। मुझे तुम पर गर्व है। ऐसी भाभी सबको मिले। मैंने कहा, अरे दीदी रुको, पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो उस दरिंदे से निपटना बाकी है। फिर हम प्लान कर बॉस की पत्नी से मिलने के लिए गए। उनको अपने पति की सारी असलियत बयान की। वे हैरान होकर बोली, इन्होंने यहाँ भी नाटक शुरू कर दिया। पुणे से तो किसी तरह ट्रांसफ़र करवा कर यहाँ आए कि शायद शहर बदलने से ये सुधर जाए, लेकिन इनमें कोई सुधार नहीं। कहते हुए वे रोने को हो गई। हम उनकी बातें सुनकर दंग रह गए। हम सोचने लगे कि ना जाने इससे पहले उसने कितनी लड़कियों को बर्बाद किया होगा। उसकी पत्नी बोली, अब मैं इन्हें माफ़ नहीं करूँगी, सज़ा दिलवाकर ही रहूँगी। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। मैंने कहा, आप जैसी पत्नियाँ हो तो अपराध को बढ़ावा ही ना मिले। हमें आप पर गर्व है। फिर हम ननद भाभी और उसकी पत्नी के साथ पुलिस को लेकर बॉस के ऑफिस पहुंच गए। हमें पुलिस के साथ देखकर वह हक्का बक्का रह गया। ऑफिस के सहकर्मी भी सकते में आ गए। उनमें से एक लड़की हमारे साथ आकर खड़ी हो गई। उसने बताया उन्होंने उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया है। उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। दीदी मेरे गले लगकर सिसकने लगी। उनके आंसुओं ने सब कुछ कह दिया। घर आकर सास ससुर को मैंने कुछ नहीं बताया। पंकज भी वापस आ गए। उनसे मैंने अबॉर्शन वाली बात तो छिपा ली, मगर यह बता दिया कि वह दीदी को बहुत परेशान करता था। सुनते ही उन्होंने मेरा माथा चूम लिया और बोले, वाह, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने मेरी बहन को किसी के चंगुल में फंसने से बचा लिया। बीवी हो तो ऐसी। उनकी बात सुनकर हम दोनों ननद भाभी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।